तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की सेकंड पार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट बुक के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ल्यूसेंट जनरल साइंस से हम फिजिक्स की क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। बायोलॉजी की ऑलरेडी हमने 100 MCQ वाली एक 2 घंटे की लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया एक एक क्वेश्चन की। तो अब हम यहाँ पे फिजिक्स की सेकेंड पार्ट करने वाले, तो एंड इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो 25 तक हम कर चुके हैं, 26 नंबर यहाँ पे सवाल है। अ पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन tosses a coin upward which falls behind him. It implies that motion of the train is। कहा जा रहा है कि एक पैसेंजर है जो कि मूविंग ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। मूविंग ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, तो ट्रेन आगे की तरफ जाए। इसने एक क्या किया, सिक्का को ऊपर की तरफ टॉस किया है। तो इसने जब सिक्का को ऊपर टॉस किया है तो इन्होंने देखा है कि जो सिक्का है, सिक्का कुछ टाइम बाद इनके पीछे गिर गया है। यानी कि टॉस करके हैंड में आनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या कर गई, पीछे चली गई। तो ये क्या बताता है, ये बताता है दोस्तों कि इसकी मोशन जब तक ये एयर पे गई, ठीक है, ये जब तक एयर पे गई सिक्का, ये इंसान यहाँ से ट्रेन के साथ पास हो गया होगा, आगे की तरफ चला गया, सिक्का वहीं पे गिरनी थी। और जो बंदा, अगर जो बात किया जाए, वो व्यक्ति अगर जो वहीं पे खड़ा रहता, गाड़ी मोशन नहीं हो रही होती है, ठीक है, गाड़ी अगर जो मोशन में नहीं रहती तो उसके हाथ में गिरती। लेकिन यहाँ पे मोशन हो रही है, मोशन हो रही है तो किस प्रकार की मोशन हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये मोशन किस प्रकार की, ट्रेन की एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि कहा यह जाएगा वेलोसिटी पर टाइम बढ़ते जा रही है। एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो वेलोसिटी होती है, टाइम होती है। तो एक्सेलरेटेड ग्राफ मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है कि नहीं। एक्सेलरेटेड मतलब यही होता है, जैसे कि आप बाइक स्टार्ट करते हैं, आपके बाइक में एक्सेलरेशन होती है ना, एक्सेलरेटर जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे आप उस एक्सेलरेटर को बढ़ाते हो, अचानक से एक्सेलरेट करते हो, तो जो पीछे व्यक्ति बैठा रहता है वो सडन फॉल करता है कि हम पीछे की तरफ गिर गए जैसा, ठीक है। अचानक से तेजी करते हैं तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, इसलिए तो लोग पीछे जो बैठते हैं पकड़ के बैठते हैं, ठीक है। तो ये कारण है, तो एक्सेलरेटेड मोशन पहला आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फीमेल वॉइस फ्रॉम ए मेल वॉइस इज कॉल्ड। देखिए वॉइस की ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि फीमेल और मेल की डिफ्रेंशिएट करती है। तो देखिए वॉइस की जो वॉइस की हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेल की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे फीमेल की। तो वॉइस जो होती है ना दोस्तों, इस प्रकार से होती है। तो जो यहाँ पे बात किया जाए, आपने देखा होगा व्हाट्सएप की वॉइस मैसेजेस में जो वॉइस आती है कुछ इस प्रकार से बड़ी बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, जहाँ जहाँ हम बोल रहे होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी होती है। यानी कि वॉइस जो रहती है दोस्तों इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेल की वॉइस वो है, तो ये जो है ना, ये जो तो इसकी बीच की जो हाइट होती है ना, इस हाइट को कहा जाता है दोस्तों पिच, ठीक है। तो मेल के केस में ये पिच कम होती है, और यही पिच के बारे में हम बात करें फीमेल के केस में, पिच क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत पतली होती है, ठीक है, उसके लिए पिच जो होती है लंबी होती है। तो यही कारण है दोस्तों, जो फीमेल और मेल की साउंड को जो कैरेक्टरिस्टिक बात की जाए डिफाइन करता है, वो कौन करता है दोस्तों, पिच करता है। तो पिच को आप ध्यान दीजिएगा, पिच जितनी ज़्यादा लंबी रहेगी आवाज़ उतनी चीखने जैसी आवाज़ होगी। तो फीमेल की आवाज़ जो रहती है वो काफ़ी दूर से भी सुनाई देती है, और जो चीखने लगेंगी तो कान में लगती है। और मेल अगर जो चिल्लाएगा तो उसकी जो पिच है, पिच हल्की है, ठीक है। इसके कारण मेल का आवाज़ ऐसा होता है और फीमेल की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है। तो पिच दोस्तों एक तरह का कैरेक्टर है जो कि डिफाइन कर देता है मेल और फीमेल की वॉइस। अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल पे, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन दोस्तों हमको दे देता है टॉर्क। ये क्या है दोस्तों, टॉर्क, ठीक है। तो हमको क्या देता है दोस्तों, टॉर्क दे देता है। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क की फार्मूला के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से फार्मूला होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, है कि नहीं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम ए से कर सकते हैं, या फिर कभी कभी देखते हो दोस्तों अल्फा से भी इनको डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार की फार्मूला बनती है, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे चेक करिएगा ऑप्शन बी को। अगले सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, ए बॉडी इज चार्ज निगेटिवली इट इम्प्लाइज दैट। कोई भी बॉडी है दोस्तों, वो क्या है, वो चार्ज है निगेटिवली। ये बॉडी अगर जो मान लेते हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज ये करता है दोस्तों कि इसने काफी, देखिए नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन में क्या होती है दोस्तों, प्रोटॉन में होती है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो होती है, किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसने एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेन कर ली है। जिसकी हम बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर जो हम यहाँ पे लिखते हैं
माइनस, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अगर जो हम बात किया जाए दोस्तों, पहले अगर जो 7 है तो अब यहाँ पे क्या हो गई, एक एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम अगर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इट हैज़ एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑप्शन बी हम यहाँ पे करेक्ट करके, किसी भी बॉडी, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो हम इससे ये बता सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से गेन कर लिया। तो सीडीएस में ये पूछा गया सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर केप्ट इन ए बीकर एंड when this piece melts then the level of water in the beaker। देखिए जिन्होंने पढ़ा नहीं केमिस्ट्री वो सभी के सभी यहाँ पे ये कर देंगे। कहा जा रहा है कि एक बीकर है, ठीक है, एक बड़ा सा दोस्तों बीकर आपको कहा जा रहा है। इसके ऊपर क्या है, एक आइस की क्यूब है, इसके ऊपर क्या है, एक आइस की क्यूब है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है, पानी पे फ्लोट कर रहा है ये आइस की क्यूब। तो कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि अगर जो ये आइस पिघल जाएगा तो पानी की जो सतह है, यानी कि पानी का जो लेवल है, अगर जो लेवल यहाँ पे, तो क्या इसकी लेवल बढ़ेगी या फिर क्या होगा, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल के जरिए हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी है लिक्विड की सतह पे अगर जो फ्लोट हो रही हो तो वो इक्वल वेट डिस्प्लेस करेगा जितनी उसकी वेट होगी, जितनी उसकी वेट होगी वो उतना ही वेट इक्वल डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल में ये कहा गया था, यानी कि कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अ बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड डिस्प्लेसेस वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। कोई बॉडी अगर जो फ्लोट कर रही है लिक्विड में तो वो इक्वल वेट डिस्प्लेस करेगी, जितना उसकी वेट है उसके इक्वल वेट डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि अगर जो ये पानी पिघल भी जाती है, ये बर्फ़ अगर जो पिघल भी जाता है तो वेट रहेगा इक्वल वेट, पहले से ऑलरेडी ये डिस्प्लेस कर चुकी है। तो यानी कि पिघलने या ना पिघले से फ़र्क नहीं पड़ता है, वेट जो रहेगी बराबर रहेगी। तो वेट जब बराबर रहेगी तो सतह जो रहेगा दोस्तों पिघलने के बाद भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, विल बी द सेम होगा। तो वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो ये 7% तक दोस्तों एक्सपांड कर जाता है, ठीक है, 7% तक एक्सपांड कर जाता है। तो जाहिर सी बात है जब भी हम किसी वाटर को सॉलिड फॉर्म में बढ़ाएंगे तो 7% तक एक्सपांड कर देगा, यानी कि एक्सपैंड करेगा। तो उसी के कारण दोस्तों वो क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। हमें पता है कि आइस जो होती है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आइस की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम डेंसिटी, आइस की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो क्या होती है, फ्लोट करने लग जाती है। तो आइस एक्सपांड करती है 7% तक, और जैसे जैसे पिघलना स्टार्ट करेगी ना तो वो क्या हो जाएगी, फिर से जब हम मेल्टिंग करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। कहा जा रहा है आईबॉल अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी आईबॉल में, तो लॉन्ग साइटेड आई किस चीज को देखेगा। तो दोस्तों लॉन्ग साइटेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ दूर की दृष्टि को देख पाए, दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाए, सामने को ना देख पाए। ऐसे कंडीशन को दोस्तों कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप दूर की चीज को देखते हैं एंड जो क्लोज वाली चीजें जो रहती है ये आपको कैसे दिखती है दोस्तों, ब्लर, ठीक है, ब्लरी दिखती है क्लोज की चीज आपको। तो ये होती है हाइपर मेट्रोपिया। यानी कि कहा जाए दोस्तों, जैसे कि सपोज की आपकी आई है, ठीक है, सपोज कि आपकी आई है, यहाँ से लाइट रे आ रहे हैं अगर जो, तो ये जो दोस्तों होती है हमारे रेटिना जो होती है ना, तो रेटिना के पीछे जाकर के इमेज बना देती है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे हमको पता है हमारी आइज किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे लाइट रे जितने भी आते हैं, ठीक है, सामने वाली जो लाइट रे आती है इमेज जा करके दोस्तों रेटिना के पीछे बना देती है। तो इस प्रकार के डिजीज को ठीक करने के लिए हम लगाते हैं दोस्तों कन्वेक्स लेंस। तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया कन्वेक्स लेंस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज यहाँ पे बन रही थी अब इस इमेज को ये क्या कर देगा, थोड़ी सी नीचे की तरफ ले आएगा, यानी कि सारे की इमेज कहाँ पे बन जाएगी, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो इस प्रकार की जो डिजीज होती है उसको हम करेक्ट किस चीज़ से करते हैं दोस्तों, कन्वेक्स लेंस से करते हैं, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन है, यानी कि उस इंसान की इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो इसी को हम आगे लाने के लिए यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का, ओके। तो फार्दर ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये लॉन्ग साइटेड ऐसी है, आई कैन सी ओनली फार्दर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया दूर की चीज को देख पाते हैं, सामने की ब्लरी होती है, विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के अपोजिट दोस्तों हो जाएगी मायोपिया।
उसमें हम क्या करेंगे, उसमें व्यक्ति सामने की चीज़ को देख पाता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम उनमें उन्हें कनकेव लेंस दिया करते हैं, ठीक है। तो ये जो कनकेव लेंस वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसकी आंसर हो जाएगी दोस्तों मायोपिया। इसको कहा जाता है शॉर्ट साइटेड, ठीक है, इसको कहा जाता है शॉर्ट साइटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम अगले सवाल की तरफ देखिए, 32 नंबर है। वाई डू यू फील कूल अंडर ए ट्री बट नॉट सो अंडर ए टीन शेड ऑन ए सनी डे। धूप की दिन है, ठीक है, जैसे कि अभी मौसम चल रहा है गर्मी के मौसम। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो आप किसी ट्री के अंदर है तो आपको उतना ज़्यादा गर्मी, यानी कि आपको वहाँ पे कूल जैसे फील होगी। लेकिन यही आप टीना की घर के नीचे, टीन की कोई शेड है उसके नीचे खड़े हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कूल फील नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे पता है टीन, जाहिर सी बात है सन वहाँ पे आती है तो वो जो मेटल की पार्ट, टीन की जो पार्ट होती है वो और हीट हो जाती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है और हीट हो जाती है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होने लगते हैं। लेकिन यही हम प्लांट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसके हमको पता है प्लांट क्या करती है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेती है अपने फूड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। ये क्या करती है, प्लांट बना देती है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बना लेती है, प्लस बाय प्रोडक्ट में दोस्तों ये निकालती है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज कर देती है ये इसकी क्या है, बाय प्रोडक्ट है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, है कि नहीं, रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है। यही हम प्लस करें दोस्तों, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जिसको हम कहते हैं वाटर। तो ये वही वाटर है दोस्तों जो लिप्स के सतह पे ये वाटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लिप्स के सतह पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो देखने को मिलते हैं, स्टोमाटा से पोर के जरिए ये सारे के सारे एक्सेस वाटर जो बाय प्रोडक्ट होती है लीफ की फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो लीफ के ड्रॉपलेट प्लांट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत अच्छी काम करती है। ये ड्रॉपलेट जो होती है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी की तरफ, यानी कि द लीव्स कीप्स आउट वाटर। लीव्स हमें पता है वाटर देती है, जो क्या करती है, विच वेपोराइज एब्जॉर्बिंग सम हीट एज लेटेंट हीट, कि ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। इसी के कारण हमें ट्री वाली एरिया या फिर गांव वाली एरिया की हम बात करें, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधा होते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ठीक लगता है मौसम। लेकिन यही हम टाउन सिटीज़ के बारे में बात किया जाए, जहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। यही कारण है दोस्तों कि हमें शहर में गर्म लगता है और गाँव में हमें ठंडे लगती है। यही कारण है जो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाए, है कि नहीं, और पेड़ की कटिंग ना की जाए, यही कारण है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आए दोस्तों 33 नंबर सवाल को हम देखते हैं। वाई एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन ए मरकरी बट सिंक्स इन ए वाटर। आयरन नेल के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। आयरन नेल, आयरन नेल के बारे में आप जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम पानी में डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें क्या डाले, वाटर, वाटर में डालेंगे तो हमको पता है आयरन नेल क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, है कि नहीं। लेकिन यही हम बात करते हैं दोस्तों, आयरन नेल को अगर जो हम डालते हैं, ठीक है, यानी कि आयरन नेल क्या होती है, और यही हम इसको दोस्तों मरकरी पे डालेंगे। मरकरी की आपको पता है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है, मरकरी Hg से डिनोट करते हैं। तो आयरन नेल को हम इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगी दोस्तों, फ्लोट कर रही होगी, ये फ्लोट करेगी मरकरी में। इसलिए इसमें दोस्तों बात आती है डेंसिटी के बारे में, बात आ जाता है, ठीक है, डेंसिटी की बात आती है। वाटर की डेंसिटी जो होती है दोस्तों, यानी कि बात किया जाए आयरन नेल, आयरन नेल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, ये सिंक कर जाता है, ठीक है। यही हम बात करें दोस्तों, आयरन नेल की डेंसिटी, आयरन नेल की डेंसिटी मरकरी से कम होती है, इसलिए ये दोस्तों क्या कर जाता है, ये फ्लोट कर जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बस आप याद रखिए, डेंसिटी की बात हो रही है सारी की सारी। तो यहाँ पे देखा जाए द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मरकरी, यही बात हमने यहाँ पे देखा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही हम बात करते हैं 34 नंबर सवाल में। यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर की जो दोस्तों बीमारी होती है, यानी कि ल्यूकीमिया की हम बात किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सी आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। तो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार पढ़ाई है। तो ऑप्शन डी यानी कि कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है ब्लड कैंसर में, ओके, ब्लड कैंसर में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों आयोडीन, आयोडीन 131। तो आयोडीन दोस्तों यहाँ पे सोचिए हमारे बॉडी के कौन से पार्ट के लिए जरूरी है, आपको पता है थायराइड के लिए, यानी कि गोइटर के लिए यूज़ किया जाता है आयोडीन, है कि नहीं, नमक में जो आयोडीन होती है। तो गोइटर कहाँ होता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड में होती है। जब थायराइड कैंसर होगी तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, आयोडीन का यूज़ करेंगे। यही हम बात करते हैं सोडियम 24 पे। तो सोडियम
24 की हम बात कर रहे हैं। तो यही हम बात कर रहे हैं सोडियम 24, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट ट्रेसर की तरह काम करता है, ठीक है। और यही हम बात करते हैं चौथे नंबर यानी कि बात कर लेते हैं फॉस्फोरस 32 की। तो ये दोस्तों डीएनए और प्रोटीन के लेवल में मदद करता है, यानी कि टू लेवल डीएनए एंड प्रोटीन इन लैब, यानी कि लेबोरेटरी में। अगले सवाल के तरफ चलते हैं 35 नंबर। ये सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपांड मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। किसी भी चीज़ को हम हीट करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपांड कौन करेगा? वाटर करेगी, अल्कोहल करेगी, ग्लास करेगी, या फिर एयर करेगी। तो देखिए दोस्तों, एयर जो होती है एक तरह का गैस की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर जो गैप होती है ना, काफ़ी आती होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है ये एयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण हम जब हीट करेंगे तो सबसे ज़्यादा एयर एक्सपांड होगा। तो यानी कि बात किया जाए सबसे ज़्यादा गैस होगा, फिर गैस के बाद दोस्तों इंटरमोलिकुलर स्पेस किसके बीच में कम है? तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड को लेते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर गैप गैस में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर लिक्विड के बाद किस में होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों हम नोट बना करके लिख लेते हैं मोर द इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी? उतना ज़्यादा एक्सपांड करेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपांड करेगा हमारा गैस, गैस के बाद फिर लिक्विड, फिर सबसे कम सॉलिड। तो ये पॉइंट थे दोस्तों जो मुझे आपको इस वीडियो में बताने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन यानी कि 36 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रखते हैं आज हम इतना पे ही, 10-10 क्वेश्चन हम लगातार आपको रेगुलर इंटरवल में देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।